फियर इमोशनल रिस्पॉन्स है जो कि आपको बाहर से कोई थ्रेट आ रही है और आपके जहन में है कि आप कोई बॉडी किस तरह रिस्पॉन्स करेगी। और फोबिया जो है इससे अगली स्टेज है जब आप इर्रेशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी चीज़ को देखकर और लंबे अरसे तक वो चलती रहती है आपकी बॉडी के अंदर। सबसे पहला फियर जो है वो है फियर ऑफ फॉल। आप एक छोटे बच्चे को पकड़ेंगे, उसको पहले दिन का चाहे बच्चा हो, आप उसे ऊपर फेंकेंगे वो डरेगा। दूसरा है फियर ऑफ वॉइस। आप दरवाज़ा ज़ोर से बंद करेंगे ना तो बच्चा डर जाएगा। जब तक आपको किसी भी चीज़ का फियर नहीं होगा आपकी बॉडी आपको स्टिमुलेट ही नहीं करेगी कोई काम करने के लिए। ये पहला तो हमें ये पता होना चाहिए। किसी भी इंसान को चाहे हाइट से डर लगता है या मौत से डर लगता है या पानी से डर लगता है या लोगों से डर लगता है, तो अब उसको हैंडल करने का सबसे बड़ा इशू है हमारे लिए कि कैसे करेंगे। इनके 5 समझ लें कि ब्रिजेस बने हुए हैं और किसी एक ब्रिज के आगे वो जो चोर या डाकू है वो रास्ता बना के बंद करके बैठा हुआ है। जैसे ही आप इसको प्रॉपर किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे, जैसे ही वो रिमूव होगा एकदम आपकी बॉडी रिलीज होगी और आपको लगेगा कि वाह मेरी ज़िंदगी अब सुकून में आ गई। अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सादिया बुखारी। नाज़रीन, खौफ इंसान की फितरत में शामिल है या मुख्तलिफ अवामल उसे खौफ में मुब्तला करते हैं। आखिर इंसाने में ये खौफ है क्या? साइकोलॉजी के एतबार से ये एक बीमारी के साथ जोड़ा जाता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड कर्नल फ़ारूक साहब। इनसे बात करेंगे कि फ़ियर एंड फोबिया है क्या और ये किस तरह से हमारे ऊपर हावी होता है। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और आपने हमें टाइम दिया और इतने अहम मौजू पे बात करने के लिए मौका दिया है। सबसे पहले हमें ये पता हो कि फ़ियर क्या होता है। फ़ियर इमोशनल रिस्पॉन्स है जो कि आपको बाहर से कोई थ्रेट आ रही है और आपके जहन में है कि आप कोई बॉडी किस तरह रिस्पॉन्स करेगी। और फोबिया जो है इससे अगली स्टेज है जब आप इर्रेशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी चीज़ को देखकर और लंबे अरसे तक वो चलती रहती है आपकी बॉडी के अंदर और आप किसी चीज़ के याद में आ जाते हैं और आप खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, तो उसको जो है आप फोबिया कहेंगे। अच्छा सर, इसके लिए कहा जाता है कि फ़ियर की टाइप्स भी होती हैं और ये भी कहा जाता है, सुनने में आता है कि अच्छा और बुरा भी होता है। इस हवाले से भी बताइएगा कि फ़ियर्स की टाइप कितनी है, क्या ये अच्छा और बुरा होता है। साथ ये भी बताइएगा कि क्या खौफ जो है वो हमारी नशोनुमा को भी ब्रेक करता है, रोकता है। अच्छा, सबसे पहले ना मैं आपको बता देता हूँ, इंसान जब पैदा होता है ना तो 2 किस्म के फ़ियर वो लेकर पैदा होता है। सबसे पहला फ़ियर जो है वो है फ़ियर ऑफ फॉल। आप एक छोटे बच्चे को पकड़ेंगे, उसको पहले दिन का चाहे बच्चा हो, आप उसे ऊपर फेंकेंगे वो डरेगा। दूसरा है फियर ऑफ वॉइस। आप दरवाज़ा ज़ोर से बंद करेंगे ना तो बच्चा डर जाएगा। लेकिन अगर लाइट जल रही है, लाइट ऑफ है, मदर को देखता है, फादर को देखता है, तो बच्चे को कोई फियर नहीं होता। तो ये 2 इनबिल्ट फियर है किसी भी इंसान के अंदर। तीसरा फियर जो है किसी इंसान के अंदर वो सारी ज़िंदगी उसके साथ चलेगा, उसको कहते हैं फियर ऑफ अननोन। वो जो फियर ऑफ अननोन है वो जो डेली चेंज हो रही है, हर लहजा हर लम्हे जो चेंज हो रही है उसको एक्सेप्ट ना करने का फियर है। उसको हल करने के लिए यू हैव टू हैव द नॉलेज। इसीलिए आप किताब पढ़ते हैं, इसलिए आप टीचर के पास जाते हैं और जो ही आप नॉलेज लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपका फियर आपके फेथ में तब्दील हो जाता है। ये तो है इसकी टाइप्स। ठीक है। एक चीज़ आपने मेरा ख्याल है पूछी थी कि क्या फियर अच्छा होता है या बुरा हो जाता है। फियर जो है ना बेसिकली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। फियर अलर्ट क्रिएट करता है। आप एक जगह पर खड़े हैं, एक जगह पर आप खड़े हैं, मिसाल के तौर पे बस के इंतज़ार में, और ज़ोर से एक बस की आवाज़ आती है तो आप एकदम पीछे हो जाएंगे, अपने आप को उससे दूर कर लेंगे। या आप छत के ऊपर खड़े हैं और आप ऐसे नीचे देखते हैं तो आपको एक थोड़ी सी वाइब सी आती है, शडर जिसे कहते हैं, वो आपके अंदर आती है। वो आपको बताती है कि आपने अपने आप को पीछे करना है या प्रोटेक्ट करना है। तो फियर इज़ ऑलवेज गुड। सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि फियर इज़ ऑलवेज गुड, ठीक। लेकिन अगर फियर आपने इसको ओवरवेलमिंगली अपने ऊपर सवार कर लिया और आप अपनी बॉडी को उसकी तरफ ना लेके गए, या आपने अपने सवालों का जो स्ट्रेस आपके ज़हन में आ रहा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका जवाब ना तलाश किया, तो अल्टीमेटली आप एंजाइटी की तरफ चले जाएंगे और आप बेचैनी की तरफ चले जाएंगे। देन इट इज डेंजरस। अच्छा, ये जैसे आपने कहा कि जो फियर है वो एक अच्छी अलामत है। यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है कि जिन लोगों को हाइट फोबिया होता है और जिन लोगों को पानी से डर लगता है, जो लोग कहते हैं कि हमें रश से डर लगता है और अगर कहीं खड़े हो जाएं तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, हमें कुछ हो रहा है या हमें खा जाए, क्या ये वाला फियर भी अच्छा है? ओके, जब तक आपको किसी भी चीज़ का फियर नहीं होगा
आपकी बॉडी आपको स्टिमुलेट ही नहीं करेगी कोई काम करने के लिए। ये पहला तो हमें ये पता होना चाहिए। किसी भी इंसान को चाहे हाइट से डर लगता है या मौत से डर लगता है या पानी से डर लगता है या लोगों से डर लगता है, तो अब उसको हैंडल करने का सबसे बड़ा इशू है हमारे लिए कि कैसे करेंगे। मैं सिंपल और बहुत आसान तरीके से बता देता हूँ कि आप अपनी आंखों को, हमारा दिमाग जो इमेजेस में काम करता है, अपनी आंखों को बंद करें, 1 मिनट के लिए एक लंबी सांस लें और उस सिचुएशन को इमेजिनेशन में ले जाएं। आपका ब्रेन का ये वाला जो राइट हेमिस्फीयर है, राइट पार्ट जो है, इसमें इमेजिनेशन होती है। और पावर ऑफ इमेजिनेशन किसी भी इंसान के पास सबसे बड़ी पावर है। आप जरा गौर करें, हम ख्वाब देखते हैं, रात को 15-20 मिनट का शायद ख्वाब होगा, लेकिन हम 2-3 सदियां उसके अंदर फिर आ जाते हैं। इसका मतलब है कि हम टाइम एंड स्पेस से आज़ाद हो जाते हैं। वो पिक्चर बहुत बड़ी हो जाती है। जब भी किसी भी चीज़ की पिक्चर आपके ज़हन में बड़ी हो जाती है तो चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। आपको हाइट से डर लगता है, आपको पानी से डर लगता है, आपको बंद जगहों से डर लगता है, आप अपनी आंखें बंद करके जिस चीज़ से आपको डर लगता है उसको 5 दफ़ा लंबी सांस लें, फिर आंखें बंद करके अपने सामने लेके आए, 5 दफ़ा लंबी सांस लें और उसके बाद अपनी आंखें पूरी ऐसे जैसे अभी आपको खोल के दिखाई हैं, पूरी आंखें खोल लें। अब वो पिक्चर आपके दिमाग में पूरी की पूरी बन जाएगी और मेरा ख्याल है तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद आपका 70 to 80% फियर खत्म हो चुका होगा। जी, इट्स वेरी इजी, इट्स कॉल्ड एज एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोज करते हैं, कहते नहीं मैंने जी बड़ी दफ़ा ये चीज़ देखी है, योगा थेरेपी। जी अच्छा सर, यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जो लोग अपने पास्ट में रहते हैं और पास्ट से कनेक्ट रहते हैं और प्रेजेंट को नहीं देखते हैं और फ्यूचर में लगे रहते हैं, वो भी एक खौफ की अलामत है, फोबिया की अलामत है? अच्छा जी, मिसाल के तौर पे बचपन में किसी के साथ ज़्यादती हुई, किसी के बाप ने डांट दिया, किसी माँ ने डांट दिया, किसी रिश्तेदार ने उसके साथ हरासमेंट मोलेस्टिंग कर दी, जुल्म हो गया। अब वो चीज़ उसके अंदर एक राइट हेमिस्फीयर में स्पॉट क्रिएट हो जाएगा, डॉट बन जाएगा, और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो एनालिसिस करता है और बॉडी को मूव करता है उसके आगे वो आगे आके खड़ा हो जाएगा। तो उसका पास्ट आगे खड़ा हो जाता है, वो आगे मूव नहीं कर सकता। ठीक है। अब वो जो डॉट है, वो जो मार्क है, वो जो स्टेन है, उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। वरना आप अगर पास्ट में रहते हैं तो डिप्रेशन के मरीज बनेंगे, और अगर आपको फ्यूचर में आपको फियर क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा, तो आपको एंजाइटी कॉल किया जाएगा उसको। तो डिप्रेशन आपको एंजाइटी की तरफ लेके जाए, क्योंकि इंसान कोशिश करता है कि उसमें से निकले, और वो बेचैन हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी के ये जो दोनों हेमिस्फीयर हैं ये आपस में लिंक्ड हैं। हमारे हवासे खमसा से 5, देखना, सुनना, टच करना, टेस्ट करना, सूंघना वगैरह, इनके 5 समझ लें कि ब्रिजेस बने हुए हैं, और किसी एक ब्रिज के आगे वो जो चोर या डाकू है वो रास्ता बना के बंद करके बैठा हुआ है। जैसे ही आप इसको प्रॉपर किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे, जैसे ही वो रिमूव होगा, एकदम आपकी बॉडी रिलीज होगी और आपको लगेगा कि वाह, मेरी ज़िंदगी अब सुकून में आ गई। अब सुकून में आ गई। और सर, ये जो बात इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगेन हो गया कि हमारे जो सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे अक्सर इमोशनली जो हमारे गाने हैं ये भी कहीं ना कहीं आपको पास्ट से जो है वो कनेक्ट रखते हैं और हम किसी ना किसी तरह फोबिया में रहते हैं। ओके, हर म्यूज़िक की एक फ्रीक्वेंसी है। अगर कारी बासत का आपने नाम सुना हुआ है, जो कुरान पाक पढ़ते हैं और हम पूरी दुनिया उनको सुनती है, उनकी जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्ट हमारे डीएनए के साथ जाके अटैच हो जाती है। उसमें किसी मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं है, वो डीएनए को रेगुलराइज कर देती है और जो ब्लेसिंग्स अल्लाह की तरफ से आ रही हैं उसके साथ मिल जाती है। पहली तो बात ये है। अब आ जाते हैं म्यूज़िक पे। म्यूज़िक वक्ती तौर पर आपकी बॉडी के अंदर डोपामीन लेवल रेज कर देता है। डोपामीन प्लेयर हार्मोन है जो बाहर से मिलता है। जैसे ही आप उसमें से निकलते हैं डोपामीन के इफेक्ट से 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे के बाद, तो आपको क्योंकि उसका नशा हो चुका होता है, अगर वो दोबारा चीज़ नहीं मिलेगी तो आपको तकलीफ होगी, आप फियर में चले जाएंगे। एक ये फैक्टर है। दूसरा, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा उदास वाले गाने सुन रहे होते हैं, उदास स्टेटस लगाए होते हैं। जी बिल्कुल। अब बेसिकली वो अपने पास्ट में रह रहे हैं और ये बहुत डेंजरस है। वो आइसोलेशन का शिकार हो जाएगा। कैसे इनसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है? कैसे, अगर आप गाने जितने भी सॉन्ग्स हैं सुने ज़रूर, लेकिन आप उसमें जाएं ना, ये कैसे हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? किसी भी चीज़ की जो लिमिटेशन है ना, बाउंड्री जो है ना, दैट हैज़ टू बी मेंटेन्ड। ठीक है। देखें, ये जितने भी सॉन्ग्स हैं बेसिकली ये नफ्स की रिक्वायरमेंट है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, स्पिरिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट में अगर आप म्यूज़िक को साथ लेकर चलेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो आपकी बॉडी उसके लिए यूज टू हो जाएगी। ओके, मैं तो खैर शायद सॉन्ग्स नहीं सुनता,
लेकिन अगर कुछ लोग सुनते हैं तो मैं कहूँगा कि 1 या 2 से ज़्यादा थोड़ा सा अवॉइड करें। एक और चीज़ यहाँ मुझे याद आई, ये मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में है, अगर आप एक दिन में 3 से ज़्यादा सेल्फीज लेते हैं तो यू हैव अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अच्छा जी, दिस इज़ वेरी डेंजरस। देखिए नाज़रीन, ये सुन लें कि सर कह रहे हैं कि 3 से ज़्यादा सेल्फीज नहीं लेनी, अब लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे। अच्छा सर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्हें कुछ चीज़ें नज़र आती हैं और बड़े अजीब और गरीब लोग होते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि हकीकत में ऐसी चीज़ें होती हैं? इस हवाले से भी रोशनी डालिएगा। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि उनके दिमाग में चीज़ नजर आती है? हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि हमें मतलब वो फियर एंड फोबिया से इसको कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता है नहीं होता, इस हवाले से भी बताइएगा। इस चीज़ को किसी भी दिमाग के अंदर जो हकीकत से आ रही डिफरेंट जो चीज़ दिमाग के अंदर नज़र आती है या सुनते हैं या खुशबू आती है, इसको हेलुसिनेशंस कहते हैं। ठीक है। ये हेलुसिनेशंस जो हैं ब्रेन में वो स्टेज है जिसमें ब्रेन आपके कंट्रोल में नहीं रहता बल्कि आपको कंट्रोल करना शुरू करता है, और इस किस्म के लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो आमतौर पे उसको शिज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। शिज़ोफ्रेनिया वो अलामत है जिसमें ब्रेन कंट्रोल में नहीं रहता और इंसान को साइकेट्रिस्ट के पास मेडिसिन लेनी पड़ती है और साथ फिर प्रॉपर बहुत अरसे के लिए उसको बिहेवियर थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सर इसमें पैनिक अटैक के भी इश्यूज होते हैं जो आप बता रहे हैं? पैनिक अटैक जो है थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। जब भी आप अपने बिलीफ सिस्टम और आपके एक्शन, आपका बिलीफ सिस्टम और आपका एक्शन लंबे अरसे के लिए टकरा जाए, ठीक है, तो आपके अंदर खौफ, आपकी बॉडी खौफ को मुब्तला हो जाती है उसके अंदर, और आप चलते चलते एकदम एक वक्त ऐसा आएगा आपको ऐसे लगेगा जैसे ज़मीन हिल रही है और आसमान गिरने लगा है, मुझे मौत आ रही है, खिड़कियाँ तेज तेज खुल रही हैं। दिस इज सिचुएशन विच इज़ कॉल्ड एज पैनिक अटैक, आमतौर पर इसको कहते हैं। इसका सबसे आसान हल ये है, सबसे आसान हल ये है कि जब भी अगर इमीडिएट जो रेमेडी चाहिए आपको वो ये है कि जब भी पैनिक अटैक हो आराम से लेट जाएं, दैट्स ऑल, और हाथ ऐसे सीधे कर लें। अगर इफ़ यू रेजिस्ट इट इज़ गोइंग टू परसिस्ट, तो आपको पहली दफ़ा अगर पैनिक अटैक आया वो 2 से 2.5 मिनट लिया है, अब आपने अगली दफ़ा आया 2-3 दिन के बाद तो आपको वो 2 मिनट में आ जाएगा टाइम, जब अगली दफ़ा आएगा तो 1.5 मिनट में आ जाएगा, जब अगली दफ़ा आएगा तो 1 मिनट में। इस तरह करते करते 4-5 दफ़ा में अगर आप अंदर से रेजिस्ट नहीं करेंगे बल्कि उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रॉब्लम होती ही उस वक्त है जब हम चीज़ों को रेजिस्ट करते हैं। आई हैव टू ओन, इट्स जस्ट लाइक माई ओन किड, ये मेरे बच्चे की तरह है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, मुझे उसको ओन करना है। अच्छा सर, मुझे आपसे बहुत ही अहम क्वेश्चन ये भी पूछना है लास्ट के, कुछ फियर एंड फोबिया ऐसे भी होते हैं फैमिली की तरफ से। आप देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में जितने भी हरासमेंट के केस हैं और ज़्यादती के, वो ज़्यादातर फैमिली की तरफ से ही होते हैं। किसी को चाचू, कज़न, ताया, मतलब बहुत सारे अगर आप देखें तो शाज़ नादर जो होंगे वो सोसाइटी की तरफ से होंगे। क्या ये भी फियर एंड फोबिया में ही आता है कि आप डरते हैं और बात नहीं करते पेरेंट्स से कि किसी ने आपको कुछ कह दिया है इस तरह का? ओके, मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। अच्छा। हम ये समझते हैं कि हम अगर इस चीज़ को अपने बच्चों से छुपाएंगे तो बच्चे जो हैं वो बड़े अच्छे ट्रेंड होंगे। ये सोशल टैबू बन गया है हमारे माशरे में। कुरान पाक के हिसाब से, सोशल साइंसेस के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, अगर आपने कभी गौर किया तो आजकल बच्चे पेरेंट्स को बता रहे होते हैं बाबा ये सीन नहीं देखना, ये ख़राब है। हालांकि रिक्वायरमेंट क्या है कि ये पेरेंट्स अपने बच्चों की खुद ट्रेनिंग करें कि आपको, और ये ट्रेनिंग 10 महीने की उम्र से शुरू होगी कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। ये इंपॉर्टेंट है फैक्टर। मुझे ये इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी खातून को टच करूं, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, स्वाए उसके जो मेरी अपनी बेटी है। बहन को भी एक वक्त तक मैं टच कर सकता हूं, उसके बाद जाके मैं नहीं टच कर सकता। ये तो एक फैक्टर हो गया। ये जो अभी आपने हरासमेंट की बात की है, जब 4 साल के बच्चे के साथ मोलेस्टिंग हुई, हरासमेंट हुई, या उसके साथ बहुत ज़्यादा किसी ने खौफ का उसको शिकार कर दिया, वो बच्चे के अंदर शेम की जो इमोशन है उसकी बैकग्राउंड में, ठीक है, वो उसको डिस्टर्ब कर, और वो उसके फ्यूचर को भी खराब, वो उसके फ्यूचर को इस तरह, जब भी वो प्रॉब्लम है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उसको संभालना। माँ बाप को चाहिए कि हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें कि अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो आपने हमें आकर बताना है। जब भी बच्चा अपने पेरेंट्स को बता देता है तो उसके बाद जो है बच्चा अपनी उस खौफ से निकल जाता है और पेरेंट्स की जिम्मेदारी बन जाती है। एक तो बात ये है। दूसरी बात क्या है, हमारे मामू, चचा, ताया, हम उनको बहुत करीब समझते हैं, उनको ब्लड रिलेशन ज़रूर हैं बट दे आर नॉट आवर सोल रिलेशन। सोल रिलेशन क्या होता है? सोल रिलेशन होता है जिसके साथ आपकी इंट्यूटिव वाइब्स मिलती हैं,
जो आपको मशवरा देते हैं और आप उनकी बात सुनते हैं, अगर वो उनको कोई सोच आए तो आपको भी वो सोच आए और वो आपके साथ साथ चलना शुरू हो जाए, आपको हमेशा वो बार बार अप्रिशिएट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। उसमें भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है। लेकिन हम उन मुआशरे में रहते हैं, ये पाकिस्तान में नहीं, ये वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी ऐसा ही है कि हम जो ब्लड रिलेशंस हैं, हमारे चाचा ताया मामू वगैरह, हम उनको इतनी ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं खबरदार इनके बारे में किसी ने कोई बात की, खबरदार इनके बारे में। आप उस कल्प्रेट को, जिस कल्प्रेट ने ये ज्यादती की, उसको तो ख़ानदान से निकाल देना चाहिए। तो आपके अंदर ही अंदर वो लावा पकता रहता है और सारी ज़िंदगी आप हरासमेंट की वजह से हरास का शिकार रहते हैं और बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। इट इज़ बेटर टू गेट अ प्रॉपर थेरेपी, इट इज़ पॉसिबल। और इसी वजह से आप अपने कॉन्फिडेंस को है वो लैक कर देते हैं। बहुत ज़बरदस्त सर, आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें की हैं और हमारे यूथ को अब तो समझ आ गई होगी कि ये चीज़ें जो हैं हमारे अंदर ही होती हैं, कहीं दूसरे नहीं लेकर आते हैं। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।